देखिए होता क्या है ना, बीइंग अ फीमेल इन इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंडिया में सारा मेल डोमिनेंस है। ठीक है, पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है। आप चाहे एक डॉटर हैं, आप चाहे एक वाइफ हैं, आपको दब के रहना पड़ेगा। में सबसे पहले होती है क्वालिटी, ट्रेंडिंग डिज़ाइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइक मैं जो भी डिज़ाइन करती हूँ वो ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे फास्ट फैशन होता आज पहना और कल उतार दिया, नहीं, वो आपका सस्टेनेबल रहेगा। आप उसको मिक्स एंड मैच करके काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। और मेरे डिज़ाइंस होते हैं उस पर फैशन ट्रेंड्स का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत सस्टेनेबल और बहुत ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाती हूँ। मे बी क्लाइंट के हिसाब से हम लोग कुछ डिफरेंट करते रहते हैं। अगर कोई यंग गर्ल या वुमेन है जो आपको देख के इंस्पायर होती है और बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसको आप क्या एडवाइस दोगे? वेलकम टू टॉक्स विद बजट पे। एंटरप्रेन्योरशिप किसी के लिए भी आसान नहीं होती। बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस चलाना 100 चैलेंजेस लेके आता है, और जो उन 100 चैलेंजेस को पार कर ली, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। फाउंडर एंड CEO ऑफ एम एलिगेंट लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं आज, जिनसे हम बात करेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने देखे, उनकी ब्रांड के बारे में, और एज एन एंटरप्रेन्योर याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या लेसन्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और एस एंटरप्रेन्योरशिप हम ले सकते हैं। वेलकम टू द शो लक्ष्मी जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो जो मेरा बेसिक सवाल है, आपकी जर्नी शुरू कहाँ से होती है? मैं शुरू से शुरू करती हूँ। बेसिकली जब मैं बहुत यंग थी इन 11-12, तो मैं बहुत पैशनेट थी अबाउट फैशन। तो यूजुअली मैं क्या करती थी, अपनी मम्मा की ना साड़ियाँ लेके उन्हें काट दिया करती थी। तो बड़ी डांट पड़ती थी, और मैं तो सोच रहा हूँ कितनी डांट पड़ती होगी। बहुत डांट पड़ती थी, बट समटाइम वो थोड़ा मैनेज कर लेती थी अगर साड़ी पुरानी है। बट मेरा क्या था, मैं हमेशा उनकी नई साड़ियाँ काटती थी और कुछ नया नया बना लेती थी। तो मम्मा बहुत डांटती थी, बट मम्मा को नहीं पता था, क्योंकि उनका जो मम्मा पापा का ड्रीम था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, बट मैं थोड़ी फॉबिक हूँ ब्लड एंड ऑल चीज़ों के, इसलिए मैंने वो परस्यू नहीं किया। मैंने डिज़ाइनिंग की अपना पैशन फॉलो करा आपने। राइट। उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। देन उसके बाद मैं शादी हो गई मेरी। आई एम वेरी यंग, अराउंड आई वॉज 21 और 22 जब मेरी शादी हो गई। और 23 में मेरी बेटी मेरे साथ आ गई थी। तो उसके बाद जैसे मेरी बेटी 2 साल की हुई, मैंने वापस से अपना पैशन और अपना स्टडीज़ शुरू करी, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था बीच में। तो मैंने स्टडीज़ शुरू करी और NIFD से मैंने अपनी ग्रेजुएशन फिर से परस्यू की। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद मैंने थोड़ा फैशन, ये आपका जो ग्रूमिंग होता है, तो मैंने शहनाज हुसैन के इंस्टीट्यूट से एज अ ग्रूमर भी मैंने ग्रेजुएशन अपनी पूरी की है। उसके बाद मैंने एक मेरे फ्रेंड था, उसके साथ कॉस्ट्यूम मैं अपनी स्टडीज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ नया एक हमको प्रैक्टिकल कुछ मिल जाए। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का शुरू किया। और वहाँ से उस बंदे की वजह से मेरे को 3 लेसन्स मिले। पहला, किसी पे ट्रस्ट मत करो। दूसरा, खुद पे आपको अपने ऊपर अपने चैलेंजेस को फेस करना है। और तीसरा, उसने मुझे मार्केट का बहुत ज़्यादा पिक्चर दिखाई और मेरे को मार्केट के बारे में बताया कि कहाँ का क्या होता है। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुई। देन मैंने उसके बाद 2000 अराउंड 14 या 13 या 14 में आई हैव स्टार्ट मैंने एज अ सीनियर मर्चेंट ज्वाइन किया लक्ष्य इंटरनेशनल को। वहाँ पर मैं केवल 7 महीने जॉब कर पाई, बिकॉज मेरी बेटी छोटी थी और मैं पूरा दिन उसको जब छोड़ती थी तो वो बीमार रहने लग गई थी। तो मैंने जॉब क्विट कर दी और 2025 में मैंने एम एलिगेंट अपना ब्रांड चालू किया। तो ये जो आपने बोला ना एम एलिगेंट, ये सवाल नाम बहुत अच्छा है, बट मैं इसके पीछे की हिस्ट्री जानना चाहता हूँ। ब्रांड का नाम आपने एम एलिगेंट क्यों रखा और कैसे रखा? इसका बहुत जब मैं 12th क्लास में थी तो दिमाग में था एक ब्रांड शुरू करना है। हमेशा क्लिक करता था एलिगेंट। तो वो मेरे माइंड में हमेशा से था एलिगेंट करना है। देन जब मैं अपने पार्टनर के साथ जो मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का एज अ डिज़ाइनर किया था, तब मैंने वहाँ पे लोगो भी अपना डिज़ाइन कर लिया था उस टाइम पे खुद ही।
खुद ही अगर आप देखोगे लोगो तो वो मेरा डिज़ाइन किया हुआ है 2013 में। और wonderful. उसके साथ भी मैंने ये इसलिए मतलब कि पार्टनरशिप की थी कि हाँ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में आपके लिए हेल्प करूँगी, बट मेरा अपना एक स्टूडियो खुल जाए। बट उन लोगों ने चीट किया, काफ़ी कुछ किया, वट एवर इट इज़, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। तो वो वहाँ से था। फिर 2015 में जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ मेरे को अब अपना ब्रांड करना है, तो वो एलिगेंट था। क्योंकि इससे क्या होता है, एलिगेंट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा है। और जो मेरा सपना था वो ये था कि जब मैं डिज़ाइनिंग करूँ ना तो वो किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए ना हो, हर क्लास के लिए हो। यानी अगर एक छोटे से छोटा एक लेबर क्लास भी आए ना मेरे पास, तो मेरे पास उसके लिए भी कुछ हो कि हाँ आप भी फैशन कर सकते हो। एवरीथिंग फैशन फॉर एवरीवन। या और इसका भी एक बहुत प्रिटी सा मेरे पास एग्जांपल है। वंस अपॉन इट्स वाज ऑफ 2016, एक बंदा था सामने ही जॉब करता था, लेबर क्लास, उसकी मैरिज थी। तो वो मेरे पास आया कि दी मेरे को ना मेरी शादी है और मेरा बजट 5000 का, आप मेरे को एक ब्राइडल लहंगा दोगे? मैंने कहा बेटा इतना तो सस्ता है नहीं, बट बिकॉज ऑफ यू मैं तेरे लिए कुछ डिज़ाइन करूँगी। तो मैंने उसको डिज़ाइन करके दिया और वो इतना खुश था उसे लेके। तो वो कहता दी इतना तो सस्ता नहीं है। मैंने कहा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अरे वाह। तो इस तरह से मेरे को बहुत मोटिवेशंस और ब्लेसिंग्स बहुत मिली हैं लोगों की। अच्छा, वैसे भी जनरली मैं समझता हूँ बिजनेस स्टार्ट करना आसान तो होता नहीं है, बट जैसे मैं समझ पा रहा हूँ 2 बड़े चैलेंजेस तो आपके सामने पहले बचपन में आए, जब मदर फादर आपको डॉक्टर बनाना चाह रहे थे और आपका फैशन की तरफ था, फिर ये बिजनेस में चीटिंग। बट इसके अलावा या इनमें से आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था जब मैंने बिजनेस शुरू करा। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, शी इज़ जस्ट 4 ईयर ओल्ड। एंड आप समझ सकते हैं 4 साल का बच्चे को आप छोड़ के ना नहीं कुछ कर सकते, बट शी इज़ दी वन। वो कहती थी मम्मा आप, जस्ट तोतली सी आवाज़ में, मम्मा मैं ना घर पे रहूँगी, आप बुटीक जाओ। मैंने कहा बेटा कैसे छोड़ूं? नहीं मैं घर पे रह लूँगी। एंड शी वॉज जस्ट 4 ईयर ओल्ड और वो 4 बजे से 8 बजे तक अकेली रहती थी घर पे। मेरे हस्बैंड थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप हैं, ही इज़ लाइक वेरी रूड, और उनके वजह से मैं डिप्रेशन का ही मेरा फेज है जो अभी भी चल रहा है, बट रिकवरी काफ़ी हद तक हो गई है। उसका कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं रहा, टिल नाउ नहीं रहा। मैं कुछ बड़ा करने जा रही हूँ, व्हेन मेरे अवार्ड्स मुझे मिलने लगे तो ऐसा होता था जिस दिन मेरे को अवार्ड लेने जाना है उससे 3 दिन पहले वो मुझसे लड़ रहा होता था। बट मेरी बेटी थी जो साथ थी, मेरे 2 पेट्स हैं फेवी फियोना, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। फेवी फियोना के बारे में भी कुछ बताइए आप हमें। मेरे 2 पेट्स हैं, एक के फेवी, वो सिर्जू है, दूसरी है फियोना, वो है इंग्लिश कॉकर। और 2018 में जब मैं उसे लेके फियोना को लेके आई ना, वो भी सरप्राइज था उसके लिए। बहुत लड़ाई हुई घर में, डॉग क्यों आ गया, डॉग क्यों आ गया। मैंने कहा नहीं ये आएगा। वो मेरी बेटी का बर्थडे गिफ्ट था, कह सकते हो उसके लिए, उसके नाम से आया था, बट वो मेरा था। उसके बाद क्योंकि मुझे चाहिए था सिज्जू, तो 2017 में वो आई, 18 में फेवियो आ गया। एंड अभी फियोना 8 इयर्स की है और फेवियो 7 इयर्स का है। और फेवियो की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, इफ़ आई एम स्लीपिंग और मैं इमोशनली ड्रेन्ड हूँ, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। इवन माई हस्बैंड उसको काट लेता है। मतलब दे आर लाइक प्रोटेक्टिव लेयर टू मी, माई डॉटर, माई डॉग्स, माई कैट्स, आई हैव लॉट्स ऑफ पेट्स। जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक वुमेन होना वैसे भी आसान नहीं है इंडिया के अंदर। नहीं है। वुमेन एंटरप्रेन्योर होना तो और मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो जब ऐसी मुश्किलें आती हैं, ऐसा टाइम आता है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? आप उस फेज से कैसे निकलते हो कि माई आप डॉटर, माई फेवी फियोना एंड कृष्णा जी, लाइक मैं आपको बताती हूँ 2018 में आई कम अक्रॉस विद अ फ्रेंड, लाइक वो बहुत स्पिरिचुअल था, तो उसने मेरे को कृष्णा जी से इंट्रोड्यूस कराया। और वो दिन था, और वो बंदा ऐसा था जिसने मेरी बहुत सारी बैड हैबिट्स, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, वो मेरी ख़त्म की। उसने मेरे में कॉन्फिडेंस डाला और उसने बोला कि अपने लिए लड़ो, अपने लिए जियो, और कुछ नहीं दिखता, अपनी बेटी और अपने पेट्स को देखो और कृष्णा जी पे बिलीव करो। और आज ये दिन है कि कृष्णा जी हैं और मैं हूँ और मेरे पेट्स हैं, मेरे बच्चे और बिजनेस। तो कृष्ण की कृपा से हमारा काम चल रहा है। लाइक कृष्णा जी अभी तक लोगों के अंदर मिथ है, बट कृष्णा जी इज रियल। मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि मेरे को, अगर मैं रो रही हूँ ना, सपोज करो आई हैव सम फाइनेंशियल क्राइसिस और मेरे को टेंशन हो रही है, नेक्स्ट डे वो खुद से खुद सॉल्व हो जाती है। कहीं से पैसा है, आई डोंट नो कहाँ से आता है, किसी भी सोर्स से है, बट वो मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी मेरे को ऐसे नज़र नहीं झुकानी पड़ी किसी के सामने। दिस इज कृष्णा जी एंड मे बी ब्लेसिंग्स ऑफ माई बच्चे।
तो मैं अब तक जो समझ पाया हूँ टफ तो रहा है, बहुत ज़्यादा बट टफ। ऐसा कब लगा आपको कि अब सही डायरेक्शन है, अब मैं सही जा रही हूँ? अच्छा मोटिवेशन कब मिला आपको कि यार ठीक है नहीं, ये ब्रांड सही जा रहा एक है? तो मैंने आपको वो अभी बताया था, जब एक और विदित हाँ, कृष्णा जी से मिले आप? हाँ, और एक वो हुँ, बंदा आया था जिसके लिए मैंने लहंगा डिज़ाइन हुँ, किया था। एक मेरे पास ना प्लस साइज़ की क्लाइंट थी, तो उनके साथ क्या था, वो काफ़ी घूमती थी लाइक, बट उनको ना कोई भी डिज़ाइन करके नहीं देता था, क्योंकि हुँ, जनरली होता क्या है कि बुटीक्स लोग खोल लेते हैं, हुँ, लेकिन उनको फैशन सेंस नहीं होता, उनको ये नहीं पता होता किस बॉडी टाइप पे आप क्या दे सकते हुँ, हो। शी वाज़ वेरी नर्वस, और उनके यहाँ एक फंक्शन था, तो शी सेड कि यार मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ बट मैं बहुत नर्वस हूँ। मैंने कहा आप मेरे पे ट्रस्ट करो एंड डोंट पे एनीथिंग, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिले तब आप मुझे पे करना। देन उसने कहा बड़ा ठीक है। कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए तो। हाँ, मैं हमेशा यही करती हूँ। हुँ, तो फिर उनके लिए मैंने एक अनारकली डिज़ाइन किया, जिसके लिए वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, क्योंकि सब जगह से उनको ये बोला जाता है बिकॉज़ यू आर प्लस साइज़, हुँ, तो आप पे ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, और आप ये करो। उनके लिए मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन की, उनके लिए मैंने फुटवियर्स तक डिज़ाइन करके दिए। ट्रस्ट मी, वो इतना खुश होके आई हैं। शी इज़ माय परमानेंट क्लाइंट राइट नाउ। उनकी पूरी फैमिली मेरे पास आती है, क्योंकि वो अग्रवाल्स हैं, तो पूरी फैमिली मेरे पास आती है, प्लस साइज़ हैं सब। बहुत अच्छे, मतलब अगर हम अपनी मेहनत से कुछ कमा लें तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ, यही बस कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बार-बार मतलब कि पीछे जाने से रोकती हैं। नहीं तो मैं कई बार सोचती हूँ कि यार अब बहुत हो गया, लाइक इतना स्ट्रगल नहीं है, बंद करो, बट नहीं, फिर मुझे लगता है नहीं। तो हम थोड़े प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। हुँ। आपने बताया कि आपने उनको ज्वेलरी, ड्रेस दोनों डिज़ाइन करके दी। तो अगर मैं सोचूँ तो मार्केट के अंदर हमें एम एलिगेंट को अलग क्या बनाता है? बेसिकली एम एलिगेंट में सबसे पहले होती है क्वालिटी, हुँ, ट्रेंडिंग डिज़ाइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइक मैं जो भी डिज़ाइन करती हूँ, वो ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे फास्ट फैशन होता आज हुँ, पहना और कल उतार दिया, नहीं। वो आपका सस्टेनेबल रहेगा, आप उसको मिक्स एंड मैच करके काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। और जो मेरे डिज़ाइंस होते हैं उस पे फैशन ट्रेंड्स का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है, हुँ। क्योंकि मैं बहुत सस्टेनेबल और बहुत ट्रेडिशनल ड्रेसेस बनाती हूँ। मे बी क्लाइंट के हिसाब से हम लोग कुछ कुछ डिफरेंट करते रहते हैं, बट हाँ, मेरा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि अगर क्लाइंट मेरे को पैसे दे रहा है तो वो उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करे। सेकंड चीज़, मेरा जो माइंड होता है वो होता है कि हम फोक आर्ट और अपने इंडियन ट्रेडिशंस पे ज़्यादा फोकस करें। तो ओके। अगर हम लोग कुछ वेस्टर्न भी बना रहे हैं तो उसमें भी आपको इंडियन टच मिलेगा। हुँ, और हर एज ग्रुप, मेरे पास हर एज ग्रुप के क्लाइंट है, और हर क्लास के क्लाइंट है। क्लास इन द सेंस कि किसी का कितना ही बजट है, मेरे पास हर तरह का क्लाइंट है। और 5000 वाले के लिए जब हम लहंगा बना सकते हैं तो। हाँ, तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं सोचती थी तो मेरे माइंड में ये रहता था कि अगर मेरे पास मेरी मेड भी आ रही है ना, तो वो भी फैशनेबल हो। इवन माई जो मेरे घर में हाउस हेल्प है, उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ उसको डिज़ाइन करके देती रहती हूँ। सबको अपना फैशनेबल बना रखा है। हाँ। ओनली फॉर फीमेल्स। ओनली फॉर फीमेल्स। आपका बिज़नेस जब शुरू हुआ मैम, तब तो मैं समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी चैलेंजेस थे और आज भी हैं। बट अगर मैं आपको कहूँ एक पिक्चर ड्रॉ करने की हमारी ऑडियंस के लिए कि जब आपका ब्रांड शुरू हुआ और जहाँ आज खड़ा है, तो आप कैसे डिफरेंस समझा सकते हो एक ऐसी लड़की को जो अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, कि कैसा डिफरेंस आता है मैम, जब हम खड़े रहते हैं? देखिए, होता क्या है ना, बीइंग अ फीमेल इन इंडिया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंडिया में सारा मेल डोमिनेंस है, हुँ, ठीक है? पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है। आप चाहे एक डॉटर हैं, आप चाहे एक वाइफ़ हैं, आपको दब के रहना पड़ेगा। और अगर आप स्टैंड आउट करते हैं, तो आपके अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेकेंडली स्किल्स होने चाहिए, और थर्ड कि आपको अपना एक लिमिट पता होना चाहिए कि मेरी ये लिमिट है और मुझे इसको क्रॉस करके नहीं जाना है। सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। लिमिट इन द सेंस कि जो आज का मैं आप समझ सकते हो, लिमिट्स एक फीमेल की जो लिमिट्स होती हैं, हमें कभी वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे क्रॉस करेंगे ऑब्वियसली हमको पीछे खींचा जाएगा फैमिली की तरफ से। तो हमको हर एक चीज़ को बिल्कुल अपने लाइक बैलेंस करके आगे चलना होगा। सबसे पहले आप अपने स्किल्स और कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, फॉर श्योर आप लाइफ में कुछ ना कुछ करेंगे। और अपने भगवान पे और बहुत ज़रूरी है, और एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। लेट इट बी योर पेट्स, लेट इट बी योर चाइल्ड, लेट इट बी एनीवन, बट एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ होना ज़रूरी है। आपने बहुत सपोर्ट की बात कही, मुझे लगता है ये पर्सनल लाइफ का पार्ट आ जाता है। तो अगला आता है वर्क लाइफ बैलेंस। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस कैसे करते हो आप और क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं इस चीज़ के अंदर? ओके,
तो होता क्या है ना कि दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना ही पड़ता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या था, मेरी बेटी छोटी थी, बट मेरा ये था कि मेरे को इतने बजे से मैं बुटीक जाती थी अराउंड 4 to 8, ये मेरा टाइम था। तो सुबह का पूरा टाइम मैंने अपनी फैमिली को दिया, उसके बाद 4 to 8 मैंने अपने बिजनेस को दिया। और जितना भी सब कुछ हम लोग करते थे वो मैं तब करती थी, मेरे को अगर कुछ सोर्सिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हम जनरली करते थे जिस टाइम मेरी फैमिली घर में हो, मेरे हस्बैंड घर में हो, सो दैट कि हर एक चीज़ ना मेंटेन्ड रहे। और सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं, आपको पहले तो वो सॉर्ट आउट करने होते हैं। और मेरा तो खैर डिप्रेशन का फेज था, तो उसमें बहुत चैलेंजेस रहते हैं। बट अगर कोई नया इंसान कोई मेरे को देख रहा है और वो मोटिवेट होना चाहता है, तो प्लीज़ स्किल्स पे करें और फैमिली को साथ लेके चलें, तभी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इंडिया इज़ जितना आपका पेन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो ये पेन मेरे ख्याल से अंदर तक है, बहुत बातों तक है। क्या कभी आपने इसको डिज़ाइन में भी उतारने की कोशिश करी है? हाँ, अगर आप मेरे डिज़ाइंस देखोगे तो आपको उसमें बहुत कुछ मेरे इमोशंस और मेरी जो जर्नी है वो दिखेगी आपको। जो मेरे मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो राजस्थान से हुई थी, राजस्थान जयपुर से। तो उसमें फोक आर्ट बहुत होता है। सेकेंडली जब मैं डिज़ाइन करती हूँ ना, तो काफ़ी सारे डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जिसमें आप काफ़ी इंस्पिरेशन देख सकते हो, कि वो आप जब उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ इससे इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं। बहुत कई ड्रेसेस बहुत बोल्ड होती हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट कि मैं उस टाइम मेरा माइंड सेट कैसा है। कुछ ड्रेसेस बहुत काम होती हैं, तो वो उसमें काम कैसे करते हैं, वो जो कलर स्कीम्स होती हैं, जो डिज़ाइंस होते हैं, जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, उसके हिसाब से आप उसमें वेरिएशन मेरे डिज़ाइंस में मेरे इमोशंस और मेरे एक्सपीरियंस से उसमें आता रहता है। तो आप अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स, कलर्स और डिज़ाइन के थ्रू उतारने की कोशिश करते हो। हाँ जी। थोड़ा कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं समझना चाह रहा हूँ। जब कोई इंसान कुछ डिज़ाइन करवाता है तो बहुत पर्सनलाइज चीज़ है वो। जैसे आपने उनका बताया जिनको आपने अनारकली सूट और फुटवेयर डिज़ाइन करके दिया, जो अग्रवाल जो आज पूरी फैमिली आपसे ही डिज़ाइन करवा रही है। तो आप क्या चाहते हो मैम, जब कोई कस्टमर आपसे ले तो आप क्या चाहते हो वो क्या फील करे उस वक्त? अच्छा फील करे तो वो है, बट अगर इसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करें हम, क्योंकि वो पर्सनलाइज डिज़ाइन है। अगर कोई एम एलिगेंट पे आता है तो सबसे पहले जो उनके लिए होता है वो होता है कि सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, और उसके बाद होता है कि हाई क्वालिटी। यानी कि हम जब कुछ डिज़ाइन करते हैं, इट्स नॉट अबाउट द बजट, कि अगर मैंने 5,000 के लिए किया है तो मैं उसमें फैब्रिक में कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम बजट के हिसाब से, हर क्लास के हिसाब से कुछ डिज़ाइन करते हैं। हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो सस्टेनेबल होता है, लॉन्ग टर्म आप उसको अलग अलग डिज़ाइन करके पहन सकते हो। सेकेंडली हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं उसमें सबसे पहले ट्रेंड्स होते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे पास आए हो कुछ भी ऑफ ट्रेंड आपको मिलेगा, इन ट्रेंड मिलेगा और बजट फ्रेंडली मिलेगा, जो आई गेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, या क्योंकि अच्छा भी चाहिए और बजट में भी चाहिए, बजट दोनों भी, ही चाहिए हाँ। सही में। और सेकेंडली हम लोग अभी मैंने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च की है। ओह वाओ। दैट इज़ www.melegantbylc.com। एलसी इज़ माई नेम, लक्ष्मी चौहान। ओके। एंड उसके अलावा हम लोग काफ़ी सारे जो आपके शॉपिंग साइट्स हैं, जैसे अमेज़ोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब पे हम ऑन बोर्ड हो चुके हैं। अरे वाह, दैट्स वेरी गुड जॉब, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट मैम। थैंक यू। कोई ऐसा फीडबैक के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं जो याद हो आपको कस्टमर का आज तक? गुड और बैड? दोनों। ओके। दोनों शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फ्रैंकनेस बताएगा हमारी। तो पहले मैं आपको बैड बताती हूँ। आई वाज स्टार्टेड इन 2015, बुटीक ओपन किया। तो मेरी एक क्लाइंट आई बहुत पुरानी, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कराया करती थी जब मैं अपने फ्रेंड के साथ थी। तो बेसिकली क्या होता था, मैं मदर्स प्राइड के फैशन शोज़ के लिए डिज़ाइंस करती थी। ओके। तो वो मेरे पास आई, उनकी बेटी का और उनका कुछ स्कूल में होता है ना, मदर्स डॉटर वाला सिस्टम होता है कुछ, वो था। तो उन्होंने डिज़ाइन कराया, डिज़ाइन किया। उनका थीम था बटरफ्लाई। तो उसमें क्या था कि फ्रिल्स का कुछ बनाना था, और मेरी लाइफ में ना प्लस साइज़ बहुत है। तो मदर भी प्लस साइज़, बेटी प्लस साइज़,
शी इज़ ऑफ लाइक 6 years old एंड मदर इज़ ऑफ 45-year-old. दिस इज़ द डिफरेंस. अब चैलेंज था कि दोन बच्ची और मदर को सेम दिखाना है, बट मदर 45 की है, बेटी 6 साल की है. क्या करें? तो बड़ा चैलेंज था. बहुत चैलेंजिंग था. तो बेटी को कुछ भी करा तो बेटी भी मैच्योर दिखेगी, और मम्मी को अगर छोटा करा तो वो तो बहुत अजीब दिखेगी. बहुत अजीब लगेंगी. तो मैंने क्या किया कि मदर के लिए 2 piece डिज़ाइन किया, बेटी के लिए एक प्यारा सा गाउन डिज़ाइन किया. एंड प्लीज़ हंसना नहीं, ये जो मेरे को मिला था बना दिया, प्राइस मिल गया. उसके बाद पेमेंट की बारी है, क्योंकि जनरली पुरानी कस्टमर थी, कहती मज़ा नहीं आया मेरे को. मैंने कहा मज़ा क्या होता है? शी सेड मज़ा ही नहीं आया, पेमेंट कम कर दो. मैं कहा यार तुम पेमेंट ही मत दो, पर ये मज़ा क्या होता है मेरे को बस इतना समझा जाओ. एंड ट्रस्ट मी, मैंने अराउंड 1 month लगाया था उस ड्रेस को सोचने और डिज़ाइन करने में. बट फाइनली उन्होंने जो पेमेंट देना था दिया. तो ये था मेरा बैड एक्सपीरियंस. और उसके बाद मैंने चैलेंज भी था ये तो बहुत तगड़ा. बहुत बड़ा था. उसके बाद मैंने उनसे हाथ जोड़ लिए. मैंने कहा अगली बार ना पहले आप प्री पेमेंट करोगे, उसके बाद आप करना, भी आपको मजा आए या ना आए. सेकंड था मेरा जो सबसे अच्छा था वो था एक लड़की थी, शी इज़ इन कॉलेज, और उसका वो उसमें थी जेडी एकेडमी में, और उनका फैशन शो था. आजकल बच्चे क्या करते हैं ना कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं. जैसे हम लोग थे, खुद स्टिच किया फैशन शोज़ के लिए, खुद अपना पूरा का पूरा हम लाइन बनाते थे. तो उसका क्या था, वो मेरे पास आई कि दी मेरा ऐसे ऐसे मैं जेडी एकेडमी में पढ़ती हूँ, और मेरा फाइनल है, और मेरे को एक फ़ैशन शो में अपना लाइक 7 ड्रेसेस देनी है, और ना मुझे थीम पता है ना मुझे कुछ पता, आप कर दो. तो मैंने उसके लिए पूरा पोर्टफोलियो तैयार किया, इलस्ट्रेशन तैयार की, और डिज़ाइंस तैयार करे, स्टिच करा के सब कुछ उसको दिया, एंड शी गॉट द फर्स्ट प्राइज. अरे वाह. तो ये मेरा कॉम्पिटिशन. ये तो आप कंपटीशन जीते हो, वो नहीं. बट क्या वो सामने तो वही थी. तो उसके बाद से जेडी एकेडमी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी आते हैं. अच्छा. इतनी जर्नी जब इंसान देख लेता है मैम, मतलब बुरा भी अच्छा भी, तो सपने तो आगे के भी देखता है. आप कहाँ देखते हो 2-3 साल बाद एमी एलिगेंट को? मैं आपको बताती हूँ. लाइक 2024 में मेरे को जो कॉन्फिडेंस आया, मेरे को 3 अवार्ड्स मिले. बेस्ट डिज़ाइनर ऑफ द ईयर बाय भाग्यश्री, मेरा जयपुर में इवेंट था. देन बेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड डिज़ाइनर ऑफ द ईयर फ्रॉम डेजी शाह, वो मेरा दिल्ली में था. अपार्ट फ्रॉम दिस 3 NGOs ने मेरे को प्राइजेस दिए थे जस्ट बिकॉज ऑफ माई वर्क. और उसके बाद मेरे 2-3 न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में आर्टिकल आए. तो ये ना मेरे को बड़ा मोटिवेट किया. एक्चुअली हमें भी आपको बुलाने का पर्पस यही था, दैट वी वांटेड अ वुमन एंटरप्रेन्योर जो सक्सेस हो, और हमने भी काफ़ी चीज़ करा आपको, बट इट्स फाइनली वी गॉट योर टाइम. एंड उसके बाद क्या हुआ कि 2025 में ऑब्वियसली आई एम अ ऑफिशियल डिज़ाइनर ऑफ मदर्स प्राइड. तो वहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया. उसी टाइम पे मेरे को धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेरा जो स्टाफ है मेरे को बहुत ज़्यादा चीट कर रहा है. या फ्रॉम 6 years they are cheating me, और अराउंड आई एम इन वेरी ह्यूज लॉस. आई डोंट वांट टू टेल यू द फिगर्स, बट हाँ बहुत बड़ा लॉस था. इट्स इन सम lakhs. 50 lakhs अप्रॉक्स, दैट इज़ लाइक ऑन पेपर्स, और कितना नहीं पता है. देन ये बहुत बड़ा था. तो मैं 6 महीने से घर पे हूँ. 6 महीने से मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ कि कुछ करें. मीनवाइल मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करा ली. अगर मैं ऑफलाइन भी नहीं जा रही हूँ, स्टोर पे नहीं जा रही हूँ, एटलीस्ट मुझे ऑनलाइन तो रहना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ क्लाइंट्स. मेरे क्लाइंट्स के कॉल आते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं. तो उस दौरान मैंने अपनी एम एलिगेंट वेबसाइट लॉन्च की. उसके अलावा मैंने ऑन बोर्ड करा काफ़ी सारी जगहों पे. और अभी जो मेरा फ्यूचर में ये है कि हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे हों, हर क्लास को टारगेट करें, और हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ बनाए, कि अगर मेरे पास एक 60-year-old भी विमेन हर है, एज, हर सोसाइटी का सेक्टर, हाँ, अमीर गरीब सब एज, सबके लिए आप बनाना चाहती हो. और नेक्स्ट है कि मेरा एक बड़ा सा फैशन शो, जो मेरा ड्रीम है, वापस से जो मेरा इंडिविजुअल हो, मैं किसी के साथ कंपटीशन ना कर रही हूँ, जो मेरी एक लाइन हो वो मैं शोकेस कर सकूँ लैक्मे फैशन वीक या कहीं पर भी. ये मेरा ड्रीम है कि एम एलिगेंट एक रिनाउंड ब्रांड होके सबके सामने आए. ये बहुत अच्छा ड्रीम है, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं थैंक यू. कि ऐसा बिल्कुल हो. अगर कोई यंग गर्ल या वुमेन है
जो आपको देख के इंस्पायर होती है और बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसको आप क्या एडवाइस दोगे? अगर अभी हम लक्ष्मी को 10 साल पीछे ले जाएं, तो आप लक्ष्मी को क्या एडवाइस दोगे? लक्ष्मी को ये एडवाइस या किसी को भी ये एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले अपने स्किल्स को इतना शार्प कर लो, अपना फिनेंशियल स्टेटस हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, और सेकेंडली किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, बिकॉज बिजनेस एक ऐसी लाइन है कि वहाँ पर आपकी जो शेडो है ना, शायद वो भी आपके ऊपर चल के आगे बढ़ जाए। तो कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, स्पेशली स्टाफ के ऊपर हमेशा आई रखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कितना भी कुछ भी कर ले, बट एक स्टाफ होता है, और अपने बिजनेस पे होल्ड रखे, और स्किल्स, ट्रेंड्स, और अगर आप फैशन लाइन में जा रहे हैं, ट्रेंड्स और क्लोथिंग, आपको कहाँ पे होलसेल मार्केट, आपको पूरा टिप्स पे पता होना चाहिए, और क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, सब कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। वरना मेरी तरह ट्रस्ट करोगे तो मेरी तरह बहुत बड़ा लॉस खाओगे। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैम लॉस और प्रॉफिट दोनों ही पार्ट हैं। हाँ, हर दिन तो मतलब रात होगी तो सुबह भी होगी, और सुबह बिल्कुल होगी तो बिल्कुल, रात बिल्कुल कृष्णा होगी। जी इज देयर। तो फाइनली अगर कोई इंसान एम एलिगेंट को सपोर्ट करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो बाय एलसी, बाय लक्ष्मी चौहान के कपड़े पहने, एंड शी शुड बिकम अ फैशन स्टार, तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकता है, कहाँ से ले सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो आप, मेरा स्टोर है दैट इज़ GF48 राजन्स प्लाजा इंदिरापुरम, वहाँ पर Okay. मेरा फिजिकल स्टोर है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी वेबसाइट है www.melegantbylc.com। उसके बाद इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज़ melegant.inv_। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग काफ़ी सारी शॉपिंग साइट्स पर भी हैं, जैसे मिंत्रा हुआ, अमेज़ोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ। मैं सारी ही साइट्स पे ऑलमोस्ट ऑन बोर्ड हूँ, तो आप वहाँ से भी मेरे को कर सकते हैं। और इन केस आप नहीं इन साइट्स से जा सकते हैं, तो आई हैव माई नंबर दैट इज़ 9999685732, दैट इज़ माई बिजनेस नंबर। तो आप यहाँ पे मेरे को कॉल करके हम आपके लिए एक वीडियो कॉल भी अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ भी डिज़ाइन करा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं जो मेरा कलेक्शन है। वंडरफुल लक्ष्मी जी, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। Same here. बट इसे मैं क्लोज करना चाहता हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी आसान नहीं रहती। जैसे हमने आज देखा लक्ष्मी चौहान जी के साथ कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उठना और ब्रांड को बड़ा बनाना, जो लक्ष्मी चौहान जी पिछले 12-13 साल से कर रही हैं, और आज इसी वजह से वो एक ब्रांड है और एक ब्रांड की फाउंडर हैं और आगे ले जा रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग भी एम एलिगेंट को सपोर्ट करें, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो जिनकी लाइफ एक एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए, जिनकी लाइफ से हम एग्जाम्पल लेके ये सीख सकते हैं कि कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, उन्हें सपोर्ट ज़रूर करें। तो जो मैम ने कहा, melegantbylc.com पे जा सकते हैं आप लोग। मैम ने स्टोर का एड्रेस दिया है, इंस्टाग्राम का हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाएं और शॉपिंग ज़रूर करें, एंड गिव्स अ सपोर्ट टू हर। थैंक यू लक्ष्मी Thank जी you. फॉर कमिंग ऑन द शो, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सेम हेयर। और पता लगा कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ कितनी टफ होती है, बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए। बिल्कुल सही बात है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। बिकॉज इंडिया में फैमिलीज बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, स्टिल ऑर्थोडॉक्स। अब कितने भी एजुकेटेड फैमिली हो, बट उनका माइंडसेट आज भी वहीं पर है। ये सच्चाई है, ऑर्थोडॉक्स हम हैं वुमेन्स के लिए, और इसमें शायद वक्त के साथ बदले भी, अब भी बहुत टाइम लगेगा। बट थैंक यू लक्ष्मी जी, Same थैंक यू here. फॉर कमिंग, Thank you. थैंक यू। Welcome.